बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 28 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। रिक्वायरमेंट्स में प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2019, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2019। गिवन डाटा में हमारे पास फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चुंगतौर इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज ऑन 31 December 2019। बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस 55.3। अब ये हॉस्पिटल के बारे में आपको बता रहा है, तो उसके लिए एक बर्न वार्ड उनका मौजूद है जो अभी तक कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में है और उसका ये बैलेंस मौजूद है। फिर कैफेटेरिया की सेल्स के बारे में हमें बताया गया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डोनेशंस फॉर बर्न वार्ड एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड 75.1 की हैं, जबकि एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे तो वो हमारे पास 2.6 के मौजूद हैं। फी फॉर पेशेंट्स 125, डोनेशंस हैं अनरिस्ट्रिक्टेड 82.6 की, जबकि जर्नल फंड्स 195.6 के। इन्वेंट्री कैफेटेरिया 4.7, इन्वेंट्री मेडिसिन 19.4, इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज 8.5, मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं 185.4, ये उनकी कॉस्ट है, और 64.2 उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये दोनों कॉलम्स में इसलिए लिखा गया है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मौजूद, अदर फिक्स एसेट्स 110.7, जबकि उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54.7 है। पेएबल्स परचेजेस कैफेटेरिया, purchases medicine, purchases hospital supplies, and receivables panel corporates. Rent, sponsorship for walk on diabetes day 2.2, salaries administrative staff 24, salaries doctors and nursing staff 38.2, short term investments 38, utilities 12.4। ये हमें ट्रायल बैलेंस बताया गया है। अब हम लोगों ने देखा इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे पता चले, फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 25.8 million and 13.8 million respectively. Medicines costing rupees 3.1 million were found expired. Medicines are only used to treat the admitted patients and are not sold separately. अब यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दो चीजों की है। एक तो हमारे पास है इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज। अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज की इन्वेंट्रीज मौजूद थी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्वेंट्रीज मौजूद होती हैं वो आप लोगों के पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद होते हैं। ये आप लोगों के पास ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आए, तो क्लोजिंग बैलेंस से यहां पर हमें पता चल गया। ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री could not take place. Goods are sold in cafeteria at a gross margin of 25% on sales. Rent outstanding at year end was rupees 1.4 million. 15% of salaries, 10% of rent are related to cafeteria. Hospital facilities of rupees 48.6 million were provided free of charge to the patients. Walk on Diabetes Day was organized in December 2019. Expenses related to event amounting to rupees 1.2 million were outstanding and unrecorded at year end. Medicines equipment having a fair value of rupees 36.8 million were received as donation on 1st January 2019. These have been brought into use but have not been recorded in the books.
depreciation is charged on all fixed assets using reducing balance method at 15% per annum. Assume that all fixed assets have insignificant residual value. जी, अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के सारे एक्सपेंसेस वगैरह बता रहे हैं, साथ में हमारे पास कैफेटेरिया वगैरह भी आ रहा है, उसके अलग से इन्वेंट्री मौजूद है। कुछ इन्वेंट्री हमारे पास मेडिसिन से रेलिवेंट, कुछ हॉस्पिटल सप्लाई से रेलिवेंट है। अब यहाँ पर देखें बर्न वार्ड हमारे पास मौजूद है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में ये 55.3 मिलियन का इन टोटल है। इससे रेलिवेंट क्या किसी किस्म की कोई और इंफॉर्मेशन उसने हमें यहाँ पे बताई? बर्न वार्ड से रेलिवेंट किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, तो मतलब यही हमारे पास एज इट इज हमारे नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। बर्न वार्ड से रेलिवेंट ये देखें डोनेशंस फॉर बर्न वार्ड, और वो हमारे पास एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है 75.1, राइट। अब ये हमारे पास एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस मौजूद हैं, और उसके अलावा अगर आप लोग देखें ना आपके पास ये जनरल फंड्स मौजूद हैं। डोनेशंस ये अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास मौजूद हैं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस मौजूद हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड आ गई, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ से ये हमें जर्नल फंड्स का पता चल गया, हमारे पास ये मौजूद हैं। और फिर हम लोग देखें बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, ये हमारे पास हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज इट इज चला जाएगा। अब हम लोगों ने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है तो इसके लिए देखें सबसे पहली चीज एज इट इज, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस है, आपने इसको एज इट इज बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के तौर पे लिख लेना है। फिर हम लोग आए यहाँ जर्नल फंड्स में, ओपनिंग बैलेंसेस की उसने बात की, और ओपनिंग बैलेंस देखें हमारे पास कितना आ रहा है 195.6 का इसने मेंशन किया हुआ है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जनरल फंड्स का किस तरह से आ रहा होगा, ये देखें। यहां से देखें ये जनरल फंड्स का ओपनिंग बैलेंस 195.6, उसने ये जनरल फंड्स यहां से उठा लिए। फिर हमारे पास कैफेटेरिया की सेल्स। अब कैफेटेरिया आप अब अभी के लिए आप ये दो चीजें लिख चुके हैं। फिर कैफेटेरिया की सेल्स 24.4, ये तो वो होगी जो इन टोटल हमारे पास सेल्स आ गई। अब इससे रेलिवेंट चीजें हम लोग देखते हैं, कैफेटेरिया से रेलिवेंट चीजें हमें कौन कौन सी मिलेंगी। एक तो इनकी सेल्स का पता चल गया 24.4, ये इसकी सेल्स आ गई। फिर देखें कैफेटेरिया से रेलिवेंट इन्वेंट्री है कैफेटेरिया की 4.7, ये कहां पर आएगी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएगी। फिर मेडिसिन अदर सप्लाईज पेएबल्स मौजूद हैं। परचेजेस ऑफ कैफेटेरिया हम लोगों ने टोटल कितनी कर ली 16.4, 16.4 ये परचेजेस हैं, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास। फिर परचेजेस मेडिसिन वगैरह रिसीवेबल्स रेंट स्पॉन्सरशिप मौजूद है, सैलरीज डॉक्टर नर्सिंग के लिए शॉर्ट टर्म एंड यूटिलिटीज। अब यहां पर देखें क्या फर्स्ट पॉइंट का ताल्लुक है हमारी कैफेटेरिया से, कैफेटेरिया की इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज, और फिर मेडिसिन कॉस्टिंग यहां पर कोई नहीं गिवन। सेकंड पॉइंट ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया कुड नॉट टेक प्लेस, गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ। अब बेटा यहां से हमें पता नहीं चला, लेकिन हम इसको जाके फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज रुपीज 1.4 मिलियन, 15% ऑफ सैलरीज 10% ऑफ रेंट और रिलेटेड टू। अब इन दोनों का ताल्लुक है। अब आपने रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके पास 1.4 मिलियन का,
ये आपकी क्या बनेगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज में जाए 1.4 मिलियन, पहले तो इसको रिकॉर्ड कर लें। 1.4 मिलियन जी आपके पास एक्रूवल्स के तौर पर आ गया। ये बात क्लियर। अच्छा फिर देखें, जो आपके पास रेंट मौजूद है, कितना रेंट देखें आपने पे किया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे कितना, 1.4। तो ये टोटल रेंट आपके पास कितना हो जाएगा, 21। अब इस 21 का क्या करना है, कहते हैं इस 21 में से 10% आपने कैफेटेरिया को देना है। तो कैफेटेरिया को कितना रेंट हम लोग चार्ज कर दें, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारे पास रेंट आ जाएगा 2 पॉइंट। क्या ये बात समझ आ गई है। तो बाकी रेंट हम किसको जाके चार्ज करते हैं, कितना कितना 18.9। ये जाकर आप एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड कर दें। ये बात समझ आ गई, रेंट का पोर्शन कंप्लीट। फिर देखें आपके पास सैलरीज से रेलिवेंट, कहते हैं जो सैलरीज है ना उनका 15% कैफे को चार्ज कर देना है। क्या सैलरीज से रेलिवेंट कोई और बात बताई गई हमें, तो किसकी सैलरीज, क्या डॉक्टर्स की सैलरी, नर्सिंग स्टाफ की सैलरी, एडमिन स्टाफ की सैलरीज का 15%, डॉक्टर्स एंड नर्सिंग का नहीं। यहां पर आए सैलरीज में एडमिन स्टाफ 24, इसका 15% अगर फाइंड करें 3.6, ये 3.6 सैलरीज। अब इसमें से 24 में से माइनस कर दें 3.6 जी, 20.4 ये आ गया सैलरीज एडमिन स्टाफ। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें, बाकी हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वगैरह कहते हैं फ्री ऑफ चार्ज, और फिर वॉक ऑन डायबिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन। कैफे से रेलिवेंट कोई और बात, अब कैफे को यहाँ पे कंप्लीट कर दो। भाई हमें सेल्स का पता चल गया, 24.4 हमारे पास सेल्स की वैल्यूज है, ये हमारे पास रेवेन्यू है। तो हमें क्या बताया गया, हम लोग कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं अपने पास, 25% प्रॉफिट मार्जिन है। तो आगे उसने वैसे सेल्स का भी कह दिया। तो आपने ये देखना है कि इन सेल्स का 25% कितना बनेगा, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन सेल्स 24.4 का 25% कितना, 6.1, ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट हो तो बताएं आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनेगी, तो मतलब 75% बन गई ना। तो 24.4 का 75%, 18 अब यहां पर देखें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, परचेजेस कितनी है 16.4, इन दोनों को ऐड करो 21.1, जबकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। तो यहां से बैलेंसिंग वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसमें से क्या अमाउंट माइनस करूं कि 18.3 मेरे पास आ जाए, 2.8। ये मेरे पास कैफे से रेलिवेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी 2.8। ये बात क्लियर हो गई ऐसा बताऊंगा। अब मैंने 6.1 को नहीं जाके रिकॉर्ड करना, मुझे इसमें से नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2.1 3.6 इज इक्वल टू 5.7, इसमें से माइनस करें 0.4, ये मुझे प्रॉफिट हुआ फ्रॉम कैफे। ऑल राइट, 0.4 मिलियन का। तो ये इनकम के तौर पे आपने रिकॉर्ड कर देना है, प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया 0.4। और अपने करंट एसेट में अपनी इन्वेंट्री जाके रिकॉर्ड कर देनी है आप लोगों ने। यहां तक कोई इशू, ये बातें क्लियर। अच्छा फिर देखें, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोशिश किया करें एडजस्टमेंट्स को पहले कंप्लीट करने की। जैसे ही एडजस्टमेंट्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, जो कि इजीली आप कर सकते हैं। अब आपको यहां से आइडिया हो गया कि 0.2, 0.3, 0.4 आप लोग ये एडजस्ट कर चुके हैं। क्या इनमें कोई इशू है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो 0.5, हॉस्पिटल फैसिलिटीज ऑफ ₹48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द
पेशेंट। तो मतलब बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज जो हम लोग फ्री ऑफ चार्ज अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो एकदम का हमारे लिए तो हमारा एक्सपेंस बन जाता है ना 48.6 का। तो देखें यहाँ पर, मतलब आप लोग अपनी सेल्स की वैल्यूज को कुछ भी तो चार्ज कर सकते हैं ना। तो अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर भी रहे हैं हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, तो आपके रेवेन्यूज में एज सच रिकॉर्डिंग हो रही होंगी, और वो फैसिलिटीज ऑलरेडी आपकी एडजस्ट हो जाती हैं। Walk on Diabetes Day on was organized in December 2019. Expenses relating to the event amounting to rupees 1.2 million were outstanding and unrecorded year end। तो पता चल गया कि ये मेरे पास मेरी लाइबिलिटी, तो मैंने सबसे पहले इसको लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना है। दूसरा, अपने एक्सपेंसेस में 1.2 मिलियन इंक्रीज कर लेना है। देखें वॉक ऑन डायबिटीज कहाँ पे लिखा हुआ था, ये तो स्पॉन्सरशिप है ना हमारे पास, ये एज इट इज रहेगी। लेकिन जो इससे रेलिवेंट एक्सपेंसेस थे, ये एक्सपेंस 2.6 प्लस, तो टोटल एक्सपेंस 3 अब आप लोग चाहें तो आप उसकी स्पॉन्सरशिप को अलग से रिकॉर्ड कर दें। 2.2 स्पॉन्सरशिप अलग से इनकम साइड पर ग्रॉस अमाउंट में लिखें, और एक्सपेंसेस 3.8 इनको अलग से, और 1.2 की लाइबिलिटी जाके रिकॉर्ड कर दें। तो ये देखें, ये स्पॉन्सरशिप आपको मिल गई, राइट। और एक्सपेंसेस को अगर आप लोग देखें, ये 3.8, ये आपके पास एक्सपेंसेस आ गए। और करंट लाइबिलिटीज में जाकर आप लोगों ने ये 1.2 अलग अलग दोनों को करके लिख सकते थे हम लोग, और आप लोग अलग अलग ही लिख लिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टोटल ये लाइबिलिटी 2.6 की आपके पास आ गई, यहां तक कोई इशू। नेक्स्ट देखें, एडजस्ट, अब ये वाली एडजस्टमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। 7th में क्या कहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट। अब ये नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। कहते हैं मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹36.8 मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन ऑन 1 जनवरी 2019। These have been brought into use but have not been recorded in the books। अब देखिए ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में आया, तो भाई मेरे नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। 36.8 मिलियन मेरे नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। और साथ में इसको किस तरह से हम लोगों ने लिया, डोनेशन। तो क्या ये मेरी इनकम नहीं बननी चाहिए, इनकम 36.8 के साथ। ये देखें इक्विपमेंट रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पर लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर उसने उसका 15% लेकर आना है, और रिमेनिंग डेफर्ड कर देना है। ऐसा क्यों किया है इसने? अगर ये डोनेशन होती ना किसी करंट ईयर से रेलिवेंट, फिर तो सारी की सारी इनकम बन जाती। नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट होती है तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से चल रही होती है। अब जितना इसने यहां पर एक्सपेंस बनना है ना, उतना ही इसने जाके अपने आप को डेप्रिशिएट भी करवा देना है। ओके, तो नील इंपैक्ट हमारे पास आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि साल के स्टार्ट में ये डोनेशन आई थी 36.8, नॉन करंट एसेट्स को तो हम डील कर ही लेते हैं, लेकिन साल के एंड तक ये 15% के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ होगा ये एसेट। तो आपने इस डोनेशन का भी 15% इनकम के तौर पर लेकर आना है। तो 36.8 का 15% 5.5 ये आप लोगों ने यहां पे लेकर आ गए। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी, 36.8 में से 5.5 चले गए, 31.3। लेकिन 31.3 आपने अपनी लाइबिलिटी नहीं बनानी जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब यहां पे देखें, अब यहां पर आए आप लोग अपने लाइबिलिटीज के पोर्शन में, तो भाई आपके पास जैसे 36.8 में से 5.5 आपने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बच गई थी 31 इसका 15% नेक्स्ट ईयर को जाएगा कितना, तो 4.7 ना के 5.5।
वो स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक होगा। तो 4.7 करंट लायबिलिटीज में, और अब 31.3 में से 4.7 करंट लायबिलिटीज में चला गया, बाकी कितनी अमाउंट बच जाएगी? 26.6 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना कि 5.5 और रिमेनिंग अमाउंट नहीं लिखनी, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है। तो यहाँ डोनेशन के लिए भी उसकी रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 15% चार्ज कर दो। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब यहां से हमें पता चल गया कि हमारे जो नौ इक्विपमेंट था, ये इक्विपमेंट की वैल्यूज देखें। इक्विपमेंट कहीं पे गिवन था, ये मेडिकल इक्विपमेंट। तो इस समय हम लोग ऐड कर लेंगे कितना? 36 पॉइंट ऐड हो गया। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मेरे पास टोटल इक्विपमेंट कितने आ गए, कॉस्ट कितनी बन जाएगी इनकी? 185.4 प्लस 36.8, 222.2 आइडियल नंबर है, गोल्डन नंबर। इसका 15% अप्रिशिएट कर दो, वो इसमें ऐड हो जाएगी 33.3। अच्छा, अब ये तो क्या 97.5, ये बात क्लियर? अब इसकी डब्ल्यूडीपी फाइंड करें। अब ये वो अमाउंट है जो आपके पास आपकी एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट। और डब्ल्यूडीपी इसकी कितनी आ गई हमारे पास? 124.7। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, मेडिकल क्या कितना आप लोगों ने फाइंड किया जी? 2.2 का नहीं करना था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। तो आप लोगों ने 185 पॉइंट, ये वैसे कॉस्ट टोटल हमारे पास इतनी हो गई है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी तो उसके लिए 185.4 माइनस 64.2 प्लस एडिशन 36.8। इसकी डब्ल्यूडीबी देखें कितनी है? 158। अब इसका 15%, ये 23 ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखें इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, अब 222.2 में से माइनस कर दो 87.9, या 158 में से माइनस कर दो 23.7। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पता चल गया 23.7, और फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में मेडिकल इक्विपमेंट 134.3। बात क्लियर हो गई? और ये डोनेशंस आई थी, तो डोनेशंस को भी हम लोगों ने जाकर रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट देखें, अब ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। तो बेसिकली मेरे पास वैसे ये वाला पॉइंट भी हो गया है, सिर्फ अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अदर फिक्स एसेट्स 110 माइनस 54.7 इज इक्वल टू 56। 56 का 15% जी 8.4, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और 56 में से 8.4 माइनस करते हैं, ये देखें ये 8.4 और 47.6, ये 47 अदर फिक्स एसेट। ये बातें क्लियर हैं सब बच्चों को? नेक्स्ट, अब देखें यहां पर ये वाली सारी एडजस्टमेंट भी हो गई। अब आपके पास सिर्फ फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट रह गई। यहाँ से फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट की हम लोग देखेंगे कि ऊपर से अगर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट किसी अकाउंट के जरिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास हमारी करंट एसेट्स का पार्ट बनती है। मेडिसिन की क्लोजिंग इन्वेंट्री, हॉस्पिटल सप्लाईज की क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट।
was 25.8 and 30। फिर कहता है मेडिकल मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 मिलियन was फाउंड एक्सपायर्ड। आपको याद है इन्वेंट्री में जो एनआरवी की कैलकुलेशंस आप लोग किया करते थे, तो क्या मैं ये मेडिसिन की इन्वेंट्री 25.8 से रिकॉर्ड करूं? कितने से रिकॉर्ड करें? 3.1 से जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए मेडिसिन की इन्वेंट्री मेरे पास कितनी आ जाएगी? एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा 3.1 का, और मेडिसिन की इन्वेंट्री आ जाएगी 22.7, और हॉस्पिटल सप्लाईज की इन्वेंट्री 22.7 13.8। जी मेडिसिन स्टॉक ये देखें 22.7 एंड हॉस्पिटल सप्लाईज 13.8। ऑल राइट। अच्छा अब यहां पे चले, एनआरबी का लॉस ऑटोमेटिकली नहीं एडजस्ट हो जाता था IS2 के अंदर? एनआरबी का लॉस जब हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ही कम करके लिख देते थे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था। हाँ अगर किसी किस्म का कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह होते थे तो वो जाके हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे। ऐसा नहीं था एक्सपेंसेस के तौर पर, कभी भी एक्सपेंसेस में एनआरबी लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। अच्छा अब आ गए आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर, और इसमें जितनी चीजें बाकी रह गई हैं आपने उनको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए कैफेटेरिया वाला ये सारा पॉइंट तो हो गया था ना रिकॉर्ड। अब वन बाय वन आपने इन तमाम चीजों को डिस्कस करना है और इनको देखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ जानी चाहिए हमारे पास। अब बेटा अगर यहां पर देखें ना वन बाय वन, ये दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। क्या किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट आई? अब देखो आप अपनी एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर चुके हो ना, अब आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंसेस को कहां पे लेके जाएंगे? हाँ जी, करंट एसेट में लेके चले जाएंगे, तो करंट एसेट में जाके इसको लिख देना। फिर आपके पास बेटा डोनेशंस हैं बर्न वार्ड्स के लिए, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, तो यार जब तक बर्न वार्ड बर्न नहीं जाता आप पे लाइबिलिटी नहीं है कि भाई ये आपने वहां पे लेके जानी है, तो भाई आपने इसको अपनी लाइबिलिटी के तौर पे जाके रिकॉर्ड करना है। अब एक्सपेंसेस एंड ये हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी थी। एक्सपेंसेस अपने टोटल 3.8, इसकी लाइबिलिटी 1.2 ये भी रिकॉर्ड कर दी, और इसकी जो स्पॉन्सरशिप हमें मिली थी हम लोगों ने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया अपनी इनकम के तौर पर। कर दिया है ना? तो अभी के लिए कौन कौन सी चीजें जाके रिकॉर्ड करनी है हम लोगों ने? कैश, डोनेशंस। जी अच्छा अब यहां पे देखें जी, कैश का बैलेंस हमारे पास हमारे करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा, कैश इन हैंड। और डोनेशंस वगैरह हमारे पास कितनी थी? डोनेशंस जो हमारे पास बर्न वार्ड के लिए थी वो 75.1, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा नेक्स्ट चलें, फी फॉर पेशेंट्स। देखिए कोई और बात नहीं थी, आपने जाकर इसको इनकम रिकॉर्ड कर देना है। देखें बेटा जब आप लोग एनपीओ बना रहे होते हैं ना, एनपीओ को रन कर रहे होते हैं, तो अगर किसी किस्म की कोई आपको मिल जाती है फी वगैरह, कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तो आपका इनकम बन जाता है। अदरवाइज एनपीओ का मतलब ही यही था कि आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज देनी है। अब अगर आप लोगों ने कुछ सर्विसेज अपने कुछ पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दी हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑल राइट, जो अमाउंट आई है आपने उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, बाकी तमाम चीजें आपके एक्सपेंसेस का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाए। अब इसमें मसला क्या कि सपोज एक चीज मैंने 100 रुपए की ली और अगर मैं उसको सेल कर देता हूँ 150 की, तो फिर इनकम में 150 लिख दूंगा, एक्सपेंसेस 100 लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे 50 का प्रॉफिट बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे मिल जाएगा। क्लियर? मैंने एक चीज 100 रुपए की ली, 100 रुपए में ही मैंने उसकी सर्विसेज दे दी, तो मेरे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जो सरप्लस फंड में फाइंड कर रहूंगा या डेफिसिट, उसमें एडजस्ट हो जाएगा कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने अपने लिए वो 100 रुपए की मेडिसिन वगैरह ली और मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, मुझे कोई रेवेन्यू नहीं मिला, मेरे एक्सपेंस तो 100 का जाएगा।
वही जितने में मैंने खरीदा था वो मेरा एक्सपेंस जाएगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जीरो, ऑटोमेटिकली मेरे डेफिसिट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? तो आप लोगों ने यहाँ पर जो भी फी आपने रिसीव की थी वो आपने अपनी इनकम बना देनी है, फी ऑफ ऑपरेशन, ये आपने अपनी इनकम बना देनी है। फिर डोनेशंस हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, बेटा इनकम है। रिस्ट्रिक्टेड है तो लाइबिलिटी है, जब तक के वो रिस्ट्रिक्शन आप उसको फुलफिल ना कर लें। और अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो आपकी इनकम, तो 82.6 एंड 125 आपने जाकर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर देना, 82.6 एंड 1 जी आप लोगों ने इनकम के तौर पे जाके रिकॉर्ड कर दिया। फिर जाके देखें, अब देखें सिर्फ आपके क्वेश्चन ने चलते जाना है ऐसे ही। इन्वेंट्री कैफेटेरिया डील हो गया। फिर देखें मेडिसन, अब बेटा यहां से पता चल जाएगा मेडिसन का ओपनिंग, मेडिसन का क्लोजिंग, मेडिसन की परचेजेस, तो हम लोगों ने कितनी मेडिसन यूज की उसका पता चल नहीं जाएगा। तो आपने यहां से ये अकाउंट बना लेना था। ये देखें यहां पे मेडिसन, अब ये मेडिसन की इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, बाकी इंफॉर्मेशन आएंगी तो कर लेंगे। इसी तरह से हॉस्पिटल सप्लाईज, हॉस्पिटल सप्लाईज का ओपनिंग 8.5, ऑल राइट। इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाई आपने ये यहां पे रिकॉर्ड कर दी। और नेक्स्ट देखें ये दोनों आ गए। फिर आ गई हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट, हो गया डील। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, क्या कोई बात हुई, तो जाएं इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें अपने पास 8.5 से। फिक्स एसेट से रेलेवेंट बात हो गई। अच्छा पेएबल्स नहीं बताया गया कि ये पेएबल्स किस हवाले से हैं, क्लोजिंग है, लेकिन इतना तो पता है करंट लायबिलिटी में जाएंगे। जाएं इसको करंट लायबिलिटी का पार्ट बना दें, साथ में एक्सपेंसेस 8.5 के जाके रिकॉर्ड कर दें। ये 8.5 के आपके एक्सपेंसेस आ गए, और साथ में करंट लायबिलिटीज में आपके पास ये पेएबल्स आ गए 38.9 के। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब फिर आता है परचेजेस कैफेटेरिया, ये रिकॉर्ड हो चुका था। और नेक्स्ट परचेजेस मेडिसिन, तो कितने की हम लोगों ने मेडिसिन परचेज कर ली, 60.5। ये मेडिसिन परचेजेस इधर आएंगी ना, 60.5 की। फिर परचेजेस हॉस्पिटल सप्लाईज 18.7, ये आपके पास यहां पर आ गई। ये वो वर्किंग्स हैं जो आपने अपने मेन पेपर पे लिखनी है, वर्किंग नोट्स ये मौजूद होने चाहिए आपके पास। तो ये वर्किंग नोट्स में वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 ये आप लोगों ने डिस्क्लोज करने हैं उसको। फिर देखें इन दोनों के साथ भी डीलिंग हो गई। रिसीवेबल्स पैनल कॉर्पोरेट्स 31.4, भाई रिसीवेबल्स हैं तो कहां पे जाने चाहिए, करंट एसिड 31.4 को जाके अपने करंट एसिड का पार्ट बना दें 31.4, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट देखें आप लोग, रेंट के बारे में बात हो गई थी। एक्सपेंसेस हम लोगों ने ये 21 में से हम लोगों ने 2.1 एडजस्ट किया था, तो रेंट जाके हम लोगों ने लिख लिया था। ये देखें ये रेंट को हमने टिक किया हुआ है 18.9। इसी तरह से हम लोगों ने जो सैलरीज ये स्पॉन्सरशिप लिख ली, सैलरीज एडमिन स्टाफ की हम लोगों ने लिख ली थी। 24 में से 3.6 हमने कैफेटेरिया को चार्ज किया था, रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने जाकर 20.4 वो लिख ली थी। लेकिन सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ ये जाके लिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी 38 की, एसिड्स ये अब एक्सपेंस नहीं है, ये अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये करंट एसिड का पार्ट बन जाएगा। और यूटिलिटीज 12.4 के साथ आप लोगों ने जाके लिख लेनी है। ये 12.4 आपके पास आ गए। नर्सिंग स्टाफ की सैलरीज ये देखें ये आप लोगों ने जाके लिख ली। अब यहां पर देखें ये करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बात क्लियर। ये ओपनिंग बैलेंस, ये जर्नल फंड का जिस तरह से गिवन था आप लोगों ने वो वैसे ही लिख लिया। अब अगर आप लोग गौर करें ना, आपकी करंट लायबिलिटीज कंप्लीट है, नॉन करंट लायबिलिटीज कंप्लीट है,
जनरल फंड्स लिख लिया, सिर्फ सरप्लस फंड रहता है। ये कैसे आएगा? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से करंट एसेट भी कंप्लीट, करंट नॉन करंट एसेट भी कम। बेसिकली हम लोग यहां से बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर इसको फाइंड कर सकते हैं, और यही अमाउंट आकर आप लोग यहां पे लिख लिया करें अपने पास, राइट। अब यहां से अगर आप लोग देखें ना, भाई इनकम तो मेरी सारी कंप्लीट है ना, तो अगर मैं सरप्लस और इनकम को कंपेयर करके क्या मैं ये बैलेंसिंग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता? ये बैलेंसिंग वैल्यू लिख लेना, और इसमें जितनी शॉर्टेज आए, भाई इन केस आपको पता नहीं चलता तो क्या चीजें रहती हैं, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज ही रहती है ना। बस लिख देना मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम, एक ही बात, और जाके दोनों को इकट्ठा करके लिख देना। भाई अलग अलग ना बताओ, आपका सारा क्वेश्चन ठीक है। ओके, मतलब ये कभी कभी ऐसा आता है कि आपको ये ट्विस्ट खेलना पड़ता है, और ये आपकी जात के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है कि आप ऐसा कर लो कि यहां पर आप हेडिंग में लिख देना मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज यूज एंड अमाउंट इज दिस। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इनको फाइंड करने की तरफ। क्लोजिंग वैल्यूज का हमें पता है। अब देखें, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, और अब हॉस्पिटल की, मेडिसिन की क्लोजिंग वैल्यू 25.8 नहीं लिखना, कितना? 3.1 माइनस करके लिखो, कितनी? 22 मेडिसिन के लिए। अब बेटा बात सुनो, जैसे ही मैंने इसको 22.7 लिखा, क्या इसका 3.1 कंज्यूम्ड का पार्ट बन नहीं जाएगा? और क्या वो मेरे एक्सपेंसेस का हिस्सा बन नहीं जाएगा? तो क्या मुझे अलग से लिखना चाहिए? एनआरविला इसलिए नहीं लिखा था। या तो ये है, आप इसको इसकी फुल अमाउंट के साथ लिखो, यहां से कंज्यूम, वो कंज्यूम्ड प्लस 3.1 का डैमेज अलग लिखो। अदरवाइज अगर आप इन्वेंट्री को, क्लोजिंग बैलेंस को एडजस्ट करके लिख देते हो, एनआरवी लॉस ना एडजस्ट करना, वो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन का पार्ट बन जाता है, आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? फिर यहां हॉस्पिटल सप्लाईज में आए, हॉस्पिटल सप्लाईज कितनी है? 13.8, तो यहां पर आपने 13.8 लिख दिया जी। अब यहां पे देखें, यहां पे कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, मतलब ये देखें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट कितनी बनेगी जी, बैलेंसिंग अमाउंट जी 57.2, और यहाँ हॉस्पिटल सप्लाईज के लिए बताएं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जी 13.4, 57.2 एंड 13.4, ये देखो। क्वेश्चन में हमेशा कोई एक आध ऐसी चीज होती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो भाई कोशिश करें आपने उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, आप वहां पर गूगली खेलना सीखें कि ऑल्टरनेटिव वे पर आए, उसको किसी और तरह से फाइंड करने की कोशिश करें। अगर आप सही तरह से नहीं आ पा रहे, डायरेक्ट वे से नहीं आ पा रहे, या आपको लग रहा है मिस्टेक्स हैं, भाई एक कुछ पता नहीं है, पता नहीं आपका सरप्लस ठीक है या नहीं है, लेकिन आपको इतना आइडिया होता है कि यार मेरे एसिड्स ठीक है, मेरी लाइबिलिटीज ठीक है, वहां से सरप्लस या डेफिसिट फाइंड कर लें, उसको आके रिवर्स बैठ, तो ऐसी कोशिश जरूर किया करें। भाई बैलेंस शीट नहीं ठीक हो रही, आपको पता है कि यार मेरा लाइबिलिटीज वाला पोर्शन ठीक नहीं आ रहा, एसिड्स ठीक है, भाई जो एसिड्स का टोटल है वही लाइबिलिटीज के टोटल को देना, अमाउंट सेम जाके लिखना वहां पर। ओके, हमेशा आपने आई कैप एग्जामिनर के साथ ट्रिक्स खेलनी, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। क्लियर? और अगर सपोज आप ऐसा करते हो ना, एक दो क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर लेते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा इंप्रूव हो जाना है, और वहां पर आई कैप हाउस में बैठे हुए ना, आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको ट्रिक खेलने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। आप देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से जाके सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, बात क्लियर? आई होप के एग्जाम्पल नंबर 28 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।